अच्छा बच्चे, आज हम जो अभी टॉपिक शुरू करेंगे वो है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है। सबसे पहले तो आपके जहन में ये चीज़ आनी चाहिए कि एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है। जैसे हम एसएसआरआईज को इस्तेमाल करते हैं डिप्रेशन के ट्रीट करने के लिए, इसी तरह हम एसएनआरआईज को इस्तेमाल करते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि एसएसआरआई और एसएनआरआई तो सिंपल जो है वो उनकी प्रोनाउंसिएशन से पता चल रहा है कि वो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है या फिर सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है। तो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट का काम क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट बेसिकली करते क्या है, ये डिफरेंट साइट्स पे जाके डिफरेंट तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करते हैं, उनके रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं। एंटागोनिज्म के तौर पे भी इनका फंक्शन होता है और कहीं पे ये एगोनिस्ट के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स पे जाके ये जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और एट द एंड ये डिप्रेशन को क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं। ये डिप्रेशन में ये वाली जो क्लास इन्होंने एंटी डिप्रेसेंट में ये क्लास जो पुट की है, इसका यही है कि डिफरेंट साइट्स पे जैसे सिर्फ सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर और नॉरएपिनेफ्रिन पे जाके काम नहीं करती, ये डोपामीन को भी ब्लॉक करती है, ये हिस्टामीन को भी, मस्करीनिक अल्फा एड्रेनर्जिक डिफरेंट रिसेप्टर्स पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स पे जाके बाइंड करेगी। और जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं वहाँ पे जाके या तो ब्लॉकिंग एक्टिविटी देगी या फिर जो है वो एगोनिस्ट के तौर पे काम करेगी। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैकेनिज्म में। ठीक है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर डिप्रेशन के लिए हम ये एंटी डिप्रेसेंट में से एसएसआरआईज और एसएनआरआईज देते हैं तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर उस थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर हम एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट की तरफ आते हैं। ठीक है। फिर हम उस पेशेंट को एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और चूंकि ये जो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है इनके कुछ जो है वो यूजेस भी बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं, इस वजह से भी इनको यूज किया जाता है। जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शन एसएसआरआईज और एसएनआरआईज में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो ड्रग्स अगर इसमें हम इंडिविजुअल बात करें ब्यूप्रोपायोन की, तो ये जो ड्रग है ये सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है ना इसका जो साइड इफेक्ट है ये कम होता है। ठीक है। उसके बाद ये जो है वो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं इसके अंदर, जैसे ये मिटाजिपिन और ये जो निफेसोडोन होती है ना, ये स्लीप में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब एक ऐसा पेशेंट है जिसको पहले से डिप्रेशन है और वो उसको नींद नहीं आ रही मेडिसिन लेने के बाद, तो ये थोड़ी बहुत हेल्प करती है नींद में। ठीक है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे नहीं लिखे हुए जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो करवाया, तो ये आप कुछ पॉइंट्स लिख लें। ठीक है। साथ नोटबुक ओपन कर लें। उसके बाद ये मल्टीपल सिम्टम्स जो डिप्रेशन के होते हैं ना उसको टारगेट करती हैं ये वाली ड्रग्स, क्योंकि ये डिफरेंट साइट्स पे जाके बाइंड करती हैं और डिफरेंट साइट पे जाके बाइंड करेंगी तो ये मूड जो डिप्रेशन की वजह से मूड स्विंग हो रहा है और या फिर जितने भी ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करेगी। ठीक है। जैसे मूड को ठीक करेगी, स्लीप जो साइकिल है उसको ठीक करेगी, जितने भी ये जो एपिटाइट बुलिमिया नर्वोसा हमने पढ़ा था कि एडीआरस में भी आता है, ऐसे नाराइज में बुलिमिया नर्वोसा क्या था, वो ये था कि ओवर ईटिंग हो जाती है। डिप्रेशन में अक्सर पेशेंट ओवर ईटिंग भी करते हैं। ठीक है। और एनर्जी वगैरह जो है उसको भी बूस्ट अप करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो ड्रग्स हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, ये ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस जो डिप्रेशन होता है ना उसको भी ट्रीट करती हैं। ठीक है। जैसे अगर हम एसएसआरआईज या एसएनआरआईज पेशेंट को दे रहे हैं और वो पेशेंट उस ड्रग से रेजिस्ट हो गया, तो उस रेजिस्टेंस की बेस पे हम फिर ये वाले ड्रग्स को यूज कर लेते हैं। ठीक है। बाकी हम लोग अभी इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा हिस्टोरिकली बता दिया है कि एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट को हम यूज क्यों करते हैं। अब सबसे पहले ये है कि इसकी ड्रग्स का मैंने एक निमोनिक बनाया था, बूमी नेट वीवो के नाम पे। आप लोग जस्ट एक ये सेंटेंस याद रखो, आपको ड्रग्स के नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। सबसे पहले ब्यूप्रोपायोन, मिटाजिपिन, निफाजोडोन, ट्राजोडोन, विलाजोडोन एंड वार्टॉक्सिटीन। ठीक है। अब हम इंडिविजुअल ड्रग्स को स्टडी करेंगे। ठीक है। इंडिविजुअल ड्रग्स का इंडिविजुअल मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, क्योंकि हर ड्रग डिफरेंट साइट पे जाके बाइंड कर रही है। सबसे पहले हमने ये बता दिया कि ए टिपिकल क्योंकि डिफरेंट साइट्स पे जाके एक्ट करता है, इस वजह से इसकी जितनी भी इंडिविजुअल ड्रग्स आएंगी वो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे जाके एक्ट करेंगी। ठीक है।
जैसे ब्यूप्रोपियोन है, तो ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये वीक डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है। इसका मतलब ये है कि ये डोपामीन जो रिसेप्टर्स हैं वहां पे जाके भी बाइंड करती है, और वीकली जो है उन रिसेप्टर्स पे जाके जो है ना उसकी रीअपटेक को इनहिबिट कर देती है। रीअपटेक बेसिकली प्री साइनेप्टिकली जो हमारे पास न्यूरॉन्स प्री साइनेप्टिकली जो ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन के, उसको जाके ये इनहिबिट करती है, ठीक है। इसके थेराप्यूटिक यूजेस की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर तो डिप्रेशन को ही ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन इसका एक और यूज़ भी ये भी हो सकता है कि ये जो क्रेविंग सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे कोई भी पेशेंट है या कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि स्मोकर है, ठीक है, उसको अब क्या है कि निकोटीन की आदत है, वो उसको क्विट नहीं कर सकता। तो अगर हम ये ड्रग देंगे तो ये जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ना निकोटीन को छोड़ने के, उसको थोड़ा बहुत जो है वो ये ठीक करता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके एडीआर्स की बात करें तो एडीआर्स में वही ड्राई माउथ, स्वेटिंग, नर्वसनेस, ट्रिमर और इंक्रीज रिस्क ऑफ सीजर्स। ये सीजर्स का जो रिस्क है ये डोज डिपेंडेंट होता है, और उसके बाद इसमें जो है ना सेक्सुअल डिस्फंक्शन के जो रिस्क होते हैं वो कम होते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होती है इस ड्रग की वो CYP2B6 से होती है, और इसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस जो होते हैं वो कम होते हैं इस ड्रग के। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की अगर बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ये है कि अगर किसी पेशेंट को पहले से सीजर मतलब उसको एपिलेप्सी का अटैक आ रहा है, तो हमने उस पेशेंट को ब्यूप्रोपियोन नहीं देनी, ठीक है। इसके साथ अगर कोई बुलिमिया नर्वोसा है उस पेशेंट को, मतलब ओवर ईटिंग पहले से ही वो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो उन पेशेंट्स में भी ये जो ड्रग है ये नहीं दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मिटाजिपिन। मिटाजिपिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल अपोजिट है ब्यूप्रोपियोन से, ठीक है। मिटाजिपिन क्या करते हैं बच्चे समझिएगा कि ये क्या करता है कि ये सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनकी एक्टिविटी को इन्हेंस तो करता है। लेकिन कैसे इन्हेंस करता है, जो हमारे पास जो प्री साइनेप्टिकली अल्फा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना प्री साइनेप्टिकली, अब मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, ये मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ठीक है, आप देखें। प्री साइनेप्टिकली कैसे करेगा कि अल्फा टू एंटागोनिस्ट एक्टिविटीज की कैसे होती है। अल्फा टू बेसिकली जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली क्या करते हैं, ज्यादा स्टॉप कर देते हैं जो नॉर एपिनेफ्रीन की रिलीज होती है, ठीक है। एक टाइम होता है कि नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो प्री साइनेप्टिकली न्यूरॉन से जो है ना वो आना बंद हो जाती है। वो किस तरह होती है, क्योंकि अल्फा टू रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। हमने चूंकि ज्यादा से ज्यादा साइनेप्टिक लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं जैसे नॉरएपिनेफ्रिन है या सेरोटोनिन है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि अल्फा टू रिसेप्टर्स जो हैं उनकी एक्टिविटी को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा जो नॉरएपिनेफ्रिन या सेरोटोनिन है वो साइनेप्टिक लेफ्ट में प्रेजेंट होगी, और जाके फिर वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगी, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स नॉरएड्रेनालिन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेगी पोस्ट साइनेप्टिकली, और जो है सिम्टम्स को रिलीफ देगी। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेसिकली अल्फा टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इसकी एक्टिविटी होती है, ठीक है। अल्फा टू रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके उसको ब्लॉक करके ये सीरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कुछ इसकी एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी ये भी हो सकती है कि ये सीरोटोनिन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको भी ब्लॉक कर देते हैं, और सीरोटोनिन रिसेप्टर में बच्चे अभी आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि हम पढ़ रहे हैं कि हम तो सीरोटोनिन रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सीरोटोनिन रिसेप्टर्स को अगर ब्लॉक कर देंगे तो आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए यहाँ पे कि रिसेप्टर्स को अगर ब्लॉक करेंगे तो सीरोटोनिन जो है वो तो ऑब्वियसली बात है, हमें तो बॉडी में सीरोटोनिन का लेवल ज्यादा चाहिए। तो अगर हम रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे तो प्री साइनेप्टिकली बेशक जितनी ज्यादा सीरोटोनिन प्रेजेंट हो उसका कोई फायदा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करती हूँ कि देखें, सीरोटोनिन में जो है ना सीरोटोनिन जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी सब टाइप्स होती हैं, जैसे 5HT1, 5HT2, 5HT3, 5HT5, 5HT7, और ये जितनी भी सब टाइप्स होती हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे 5HT2 जो होता है ना, ये एनजाइटी, इंसोम्निया, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और एजिटेशन को ज्यादा करवाता है, ठीक है। 5HT1 क्या होता है, इसकी गुड एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी होती है कि ये डिप्रेशन के सिम्टम्स को ठीक करता है। तो हम बेसिकली ये जो ये वाली जो ड्रग है मिटाजिपिन, ये क्या करती है, ये 5HT2 रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देती है। क्योंकि 5HT2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी तो इट्स मीन के एंजाइटी, इंसोम्निया, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और एजिटेशन के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करेगी, ठीक है। अब वो सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे तो इट्स मीन के हमारा डिप्रेशन क्या है वो ट्रीट हो रहा है। समझ आ रही है आपको।
इसके बाद एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी भी इस ड्रग की होती है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट साइट्स पे जाके बाइंड करती है, डिफरेंट रिसेप्टर्स पे, डिफरेंट जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ जाके बाइंड करती है। तो अगर ये H1 रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेगी तो क्या करेगी, इसकी सीडेटिंग एक्टिविटी होगी, ठीक है। एडीआरस की अगर बात करें तो इसमें वेट गेन जो होता है वो, अगर इसकी एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी है ना, उस वजह से वेट गेन होगा, ठीक है। सीडेशन भी ये जब हिस्टामिन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करती है तो ही सीडेशन वाला एडीआर आता है। और इंक्रीज एपिटाइट भी इसमें जो है ना, इसका एक एडीआर है। नेक्स्ट जगह है इसमें नेफेजोडोन एंड ट्रेजोडोन, ठीक है। निफेजोडोन और ट्रेजोडोन की अगर बात करें तो इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देखें, ये वीक इनहिबिटर होता है सेरोटोनिन रीअपटेक की। ये तो सिंपल सी बात है कि सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, तो रीअपटेक को क्या कर दे, ब्लॉक कर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा सेरोटोनिन जो है वो साइनेप्टिक लेफ्ट में आ रही है। उसके बाद एंटागोनिस्ट है एट पोस्ट साइनेप्टिक 5-HT2 रिसेप्टर्स। ये सेम ही बात मिर्टेजिपिन की तरह है कि ये भी 5-HT2 ए रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको जाके ब्लॉक कर देती है पोस्ट साइनेप्टिकली। और एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी भी इसकी सेम है, ये सीडेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेस की अगर बात करें तो जो ट्रेजोडोन है वो ज़्यादातर कॉमनली जो है वो इंसोम्निया की मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाती है। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स तो हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती, वो ज़्यादातर अलर्ट रहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि मे बी वो डिप्रेशन के पेशेंट ना हो सकता है किसी को वैसे ही इंसोम्निया के सिम्टम्स हों, वो उसको नींद ना आती हो, तो जो है डॉक्टर्स फिर ये वाली मेडिसिन भी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, इंसोम्निया के लिए, इंसोम्निया की ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद जो एडीआर्स हैं, अगर एडीआर्स की बात करें तो ट्रेजोडोन जो है ये प्रियापिज्म करवाता है, ठीक है, पेनफुल पेनिल एरेक्शन, ठीक है। उसके बाद नेफेजोडोन जो होता है ये हिपेटोटॉक्सिसिटी करवाता है। और माइल्ड टू मॉडरेट, अगर ये दोनों एजेंट्स दे रहे हैं तो माइल्ड टू मॉडरेट अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिज्म एक्टिविटी होते हैं। अगर अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन काज करवा सकते हैं और डिजीनेस काज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसमें फोर्थ ड्रग है वो है विलेजोडोन। विलेजोडोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ये भी सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है और 5-HT1 पार्शियल एगोनिस्ट है। बच्चे मैंने आपको पहले बताया है कि जो सेरोटोनिन की सब टाइप्स हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे 5-HT2 अगर स्पेसिफिकली इंसोम्निया, एंजाइटी, सेक्सुअल डिसफंक्शन या एजिटेशन काज करवाती है, इसी तरह 5-HT1 जो है वो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स को ट्रीट करती है। तो हम इस वजह से ये जो विलाजोडोन अगर देते हैं तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये 5-HT1 पार्शियल एगोनिस्ट है, पार्शली क्या करती है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगी जाके और इसकी एक्टिविटी को इनहेंस कर देगी। बाइंडिंग जो होगी एगोनिस्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। 5-HT1 जो होता है ये इसकी एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी अच्छी होती है और ये एंजियोलाइटिक इफेक्ट भी देता है, ठीक है। उसके बाद एडीआर्स की बात करें तो कहते हैं कि इसके एडीआर सिमिलर हैं एसएसआरआईज। अब एसएसआरआई के हम लोगों ने एडीआर्स में बहुत सारे एडीआर्स पढ़े थे, जिसमें स्लीप डिस्टरबेंस में थे, उसमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन था, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक, इस तरह के काफी एडीआर्स थे। तो विलाजोडोन ड्रग जो है ये भी सिमिलर एडीआर्स देती है। और इसमें भी जो है ना डिस्कॉन्टिन्यूशन सिंड्रोम आता है, अगर हम अब्रप्टली अचानक से अगर ये ड्रग दे रहे हैं और अचानक से वो पेशेंट लेना इस ड्रग को लेना स्टॉप कर देता है, तो विड्रॉल सिम्टम्स आना जो है ना इसमें अपियर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी इसमें एक लास्ट ड्रग सिर्फ रह गया वर्टी ऑक्सीटन। उसके बाद ये वाली जो क्लास है ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। वर्टी ऑक्सीटन की अगर बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम है कि ये भी क्या करती है, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। 5-HT1 एगोनिज्म पे अगर करेगी तो ये भी एंजाइटी को कम करेगी। और 5-HT3 एंड 5-HT7, बच्चे यहाँ पे देखें, अब जो सेरोटोनिन की सब टाइप्स आई हैं वो है 5-HT3 एंड 5-HT7 एंटागोनिज्म एक्टिविटी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो 5-HT3 होता है ना, बेसिकली 5-HT3 क्या करता है, बॉडी के अंदर नॉर्मली 5-HT3 अगर रिलीज हो रहा है ज्यादा, मतलब इस ये वाला एक्टिवेट है न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये नोजिया वॉमिटिंग पाथवे को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। जीआईटी मोटिलिटीज को इनहेंस कर देता है, ठीक है। उसके बाद 5-HT7 की अगर बात करें तो 5-HT7 जो है वो मूड वगैरह को स्विंग्स करवा सकते हैं, मूड स्विंग्स, इसमें स्लीप अवेक रिदम्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। और कोग्नोटिव जो फंक्शंस होते हैं वो इसमें इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम इनका एंटागोनिज्म कोई ड्रग, ऐसी ड्रग देंगे जो कि इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर रही है, जैसे 5-HT3 और 5-HT7 एंटागोनिज्म, कोई ऐसी ड्रग जो कि इसकी एक्टिविटी ब्लॉक कर रही है जैसे वर्टॉक्सिटिन है, तो इससे भी हमारी एंजाइटी जो है वो ठीक हो जाती है, लाइक डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं वो कम हो रहे हैं।
कैसे कि अगर 5-HT3 पे जाके ये ब्लॉक करेगी वाटॉक्सिटीन तो नौजिया वॉमिटिंग वाले सिम्टम्स नहीं आएंगे पेशेंट को। और 5-HT7 रिसेप्टर्स पे जाके जो है वो उसको ब्लॉक करेगी तो जो मूड है वो उसमें स्टेबिलिटी, मूड इंप्रूव हो जाएगा, मूड में स्टेबिलिटी आएगी। उसके बाद जो है वो स्लीप साइकिल बेहतर हो जाएगा और जो कोग्निटिव फंक्शंस हैं वो अच्छे, थिंकिंग जो मेमोरी वाले फंक्शंस हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो कॉमन एडीआरस की अगर बात करें तो वो यही है कि नाजिया, कॉन्स्टिपेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन ड्यू टू द इट्स टेरोटोजेनिक मैकेनिज्म की वजह से जो है ना इसका सेक्सुअल डिसफंक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है, सेक्सुअल डिसफंक्शन इसका एडीआर है। सॉरी बच्चे, आई होप सो ये जो ड्रग है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये क्लास, सॉरी, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होते क्या हैं, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमने इंडिविजुअली हर क्लास की ड्रग को विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, उसमें यूजेस पढ़े उस ड्रग के और साथ इसके एडीआरस पढ़े। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिस ड्रग की है वो मेंशन है, जिसकी नहीं है वो इधर मेंशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें बुप्रोपायोन पढ़ी, फिर मिर्टाजिपिन पढ़ी, उसके बाद इसमें नेफाजोडोन एंड ट्राजोडोन पढ़ी, फिर विलाजोडोन पढ़ी और इसके बाद वार्फाक्जिटिन पढ़ी। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारी क्लास की ड्रग है वो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये मैं मीटिंग जो है अभी इसको स्टॉप यहाँ पे जो है ना वो इसको एंड कर रही हूँ। मैं आप लोगों को दोबारा लिंक सेंड करती हूँ तो आप लोग वो वाला लिंक ज्वाइन कर लें। उसके बाद अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोग चैट बॉक्स में जो है ना वो क्वेश्चन करें, मैं फिर आप लोगों को जवाब देती हूँ। ठीक है, अच्छा बच्चे, नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास है वो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अभी हम उसको पढ़ते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्लास है। ठीक है, अभी जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में हम लोगों ने जितनी भी पढ़ी हैं उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा SSRIs, SNRIs और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना अगर उसकी बात करें तो वो सेम है, एज इट इज है SSRIs की तरह के, कि SNRIs की तरह के। ठीक है, क्या करती है कि ये भी नॉर एपिनेफ्रीन और सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। नॉर एपिनेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर का मतलब ये है कि अगर नॉर एपिनेफ्रीन की लेवल को ज्यादा कर रही है तो ये एनर्जी इंप्रूव हो रही है, इससे मूड रेगुलेट हो रहा है और अलर्टनेस आ रही है। ठीक है, और अगर सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है इसका मतलब ये है कि सीरोटोनिन साइनेप्टिक लेफ्ट में ज्यादा हो रही है, और सीरोटोनिन क्या है वो मूड और एनजाइटी वगैरह को, मूड को इम्प्रूव कर रही है और एनजाइटी को क्या कर रही है, कम कर रही है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि यह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो इसका सिमिलर है बट इसके एडीआरस जो हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट साइट्स पे हमने पढ़ा था कि ऐसा ना रही कि लिटिल एक्टिविटी होती है, ब्लॉकिंग एक्टिविटी मस्कुरिनिक, अल्फा एड्रेनर्जिक और उसके बाद डिफरेंट रिसेप्टर्स पे। लेकिन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो मस्कुरिनिक, एड्रेनर्जिक और हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे भी जाके बाइंड करता है। इस वजह से इसके जो एडीआरस हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू SSRIs और SNRIs। ठीक है, ड्रग्स की बात करें तो इसके अंदर ना दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक होती हैं टर्शरी अमाइंस और दूसरी होती हैं सेकेंडरी अमाइंस। ठीक है, ये टर्शरी अमाइन और उसके बाद यहाँ पे ये सेकेंडरी अमाइंस। अब टर्शरी अमाइंस की अगर बात करें तो टर्शरी अमाइंस में इमिप्रामीन, एमिट्रिप्टाइलिन, क्लोमिप्रामीन, डॉक्सिपिन और ट्राइमिप्रामीन ये सारी इसमें आती हैं। ठीक है, इसके लिए भी मैंने एक निमोनिक बनाया था कि आई एक्ट डू ट्राई। आप बस ये इस सेंटेंस को याद रखें, आई से आप याद रखें इमिप्रामीन, एक्ट से याद रखें एमिट्रिप्टाइलिन, डू से याद रखें डॉक्सिपिन और टी से याद मतलब ट्राई से याद रखें ट्राइमिप्रामीन। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन में जो ड्रग्स हैं उसमें डेसिप्रामीन, नॉरट्रिप्टाइलिन, उसके बाद इसमें प्रोट्रिप्टाइलिन, मेप्रोटिलीन और अमोक्सिपिन आ जाती हैं। ठीक है, इसके लिए भी एक निमोनिक बनाया था, डीनो प्रोमो, ये वाला जो साइड पे लिखा हुआ है आप लोग इसको जो है वो पढ़ लेना। ठीक है, इससे आप लोग याद रख लेना। बाकी अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये है कि क्योंकि ये सिर्फ रीअपटेक को सिर्फ ब्लॉक नहीं करता, ये सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन की रीअपटेक को ब्लॉक नहीं करता, ये डिफरेंट रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करता है। जैसे अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे भी ये ड्रग जाके बाइंड करती हैं, इस क्लास की ड्रग्स मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे भी जाके बाइंड करती हैं और जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे भी जाके बाइंड करती हैं। अब स्पेसिफिकली उन्होंने ये भी बता दिया कौन कौन सी इंडिविजुअल ड्रग्स हैं जो कि कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती हैं। जैसे सबसे पहले कह रहे हैं कि जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और जो इसमें ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के साथ जो सेकेंडरी अमाइंस में आती हैं ना,
एमोक्सिपिन, ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये पोटेंट इनहिबिटर्स हैं रीअपटेक के, जो कि नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की है। और स्पेसिफिकली अगर इंडिविजुअली बात की जाए मेप्रोटिलीन और डेसिप्रामाइन की, ये सिलेक्टिव इनहिबिटर है नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक की, ठीक है। ये सिलेक्टिवली ये जो दो ड्रग्स है ना, ये सेरोटोनिन को जाके उसकी रीअपटेक को इनहिबिट नहीं करती, ये नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। उसके बाद अदर ब्लॉकिंग एक्टिविटीज जो इसकी डिफरेंट रिसेप्टर्स पे होती हैं, ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट सिरोटोजेनिक भी होती हैं, मतलब ये सिरोटोनिन को तो ब्लॉक करती हैं, लेकिन ये अल्फा एड्रेनर्जिक एक्टिविटीज भी होती हैं इसकी, कि वहां पे जाके भी ये अपना ब्लॉकेज शो करती हैं। उसके बाद हिस्टामिनिक और मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे भी जाके बाइंड करके ब्लॉक करती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर उधर जाके ब्लॉकेज करेंगी तो इनके डिफरेंट एडीआरस आएंगे, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि अमोक्सापिन एक ऐसी ड्रग है जो कि 5-HT2 और डोपामिन D2 रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करती है। 5-HT2 तो मैंने आपको बता दिया था कि 5-HT2 क्या है और 5-HT2 कौन से सिम्टम्स देता है और इसकी ब्लॉकेज की वजह से क्या होते हैं। जबकि D2 के बारे में बता देती हूँ कि D2 अगर D2 स्टिमुलेट होता है ना बॉडी के अंदर, अगर D2 पे जाके कोई ड्रग बाइंड कर रही है और D2 से जो है वो डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है कि पार्किंसंस के जो इफेक्ट होते हैं ना वो ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जो है ये ड्रग जो है स्पेसिफिकली इंडिविजुअली क्या करती है, D2 रिसेप्टर्स को भी जाके ब्लॉक कर देती है, ठीक है। एक्शन की अगर बात करें, मतलब इसमें जो ऑनसेट ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, तो इसमें जो मूड इंप्रूव होता है वो मेजरली डिप्रेशन के अंदर 2 वीक्स लग सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ऐसा सारा, इसमें भी जो उसका भी स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, और जो मूड इंप्रूवमेंट होती है वो 2 हफ्तों में ही आती है, ठीक है। और मैक्सिमम जो इंप्रूवमेंट होती है मूड में या डिप्रेशन का ट्रीटमेंट में वो 12 वीक्स भी लग सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वो कह रहे हैं 2 वीक्स लगते हैं, स्लो ऑनसेट है। और टेपरिंग जो है वो रिकमेंड की जाती है। टेपरिंग बच्चे क्या होती है, टेपरिंग का मतलब ये है कि अगर हम ये ड्रग्स दे रहे हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं, तो इनकी ना एडीआरस बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या करना है, और विड्रॉल सिम्टम्स भी इनके बहुत ज्यादा है, तो हमने इस ड्रग को जैसे ही किसी पेशेंट को ये ड्रग अगर हम दे रहे हैं, तो हमने उस पेशेंट से को जब इस ड्रग को उसको कहना है कि आप इसको स्टॉप कर दें, तो उसकी डोज को हमने स्लोली स्लोली, मतलब अगर हम पहले उसको 5 mg दे रहे हैं, तो जब हमने उस ड्रग को स्टॉप करवाना है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको पहले 2 mg पे लेके आएंगे, फिर 2 mg से 1 mg, और फिर 1 mg से वो ड्रग जो है ना बिल्कुल स्टॉप करवाएंगे। ऐसे नहीं कि बिल्कुल फौरन से ही स्टॉप करवाएंगे, अगर फौरन स्टॉप करवा दी तो अब्रप्ट विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि हम लोगों ने कोलिनर्जिक रिबाउंड इफेक्ट्स को कम करना है और डिसोसिएशन सिंड्रोम्स को जो है ना मिनिमाइज करने के लिए टेपरिंग इसमें रिकमेंड की जाती है। अच्छा, डिसोसिएशन सिंड्रोम्स क्या होता है, या डिसोसिएशन सिम्टम्स में आता बेसिकली क्या है। डिसोसिएशन एक ये भी एक मेंटल स्टेट होती है जिसके अंदर जो पेशेंट होता है ना, या कोई भी इंडिविजुअल होता है, वो क्या करता है, वो एक सेपरेट या अपनी उसने एक दुनिया बना ली होती है, जिसके अंदर वो अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी आइडेंटिटी और अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग में खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, ठीक है। वो बिल्कुल अकेला रहना शुरू कर देता है और अपनी ही उसने एक कंपनी बना ली होती है, ठीक है। तो इन सिम्टम्स को रिवर्स या इन सिम्टम्स को नहीं करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेपरिंग जो है वो टेपरिंग रिकमेंड करते हैं, ठीक है, इस क्लास की ड्रग्स में, ठीक है। नेक्स्ट थेराप्यूटिक यूजेस की अगर बात करें, तो थेराप्यूटिक यूजेस में कहते हैं कि ये सीवियर मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन के अंदर ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज किए जाते हैं। ये पैनिक डिसऑर्डर्स के अंदर भी यूज किए जाते हैं। और इमिप्रामीन, इंडिविजुअली अगर इमिप्रामीन की बात करें, तो ये एज एन अल्टरनेटिव एक डेस्मोप्रेसिन ड्रग है। और यहाँ कोई भी नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज जो होती है ना, उसके अगर हम लोगों ने उसके एज एन अल्टरनेटिव भी इस ड्रग को यूज किया जाता है। जैसे ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनको बीमारी होती है कि वो रात को ज्यादा यूरिनेशन कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसको कहते हैं बेड वेटिंग चाइल्ड। तो बेड वेटिंग चाइल्ड जो ये कंडीशन होती है, इसको ट्रीट करने के लिए भी इमिप्रामिन ड्रग को दिया जाता है, ठीक है। अब वो जो डोज है वो अडल्ट जो है वो चाइल्ड डोज जो है वो सेट करके तो फिर बच्चों को दी जाती है, ठीक है। उसके बाद लो डोजेस पे ये जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, ये इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की बात की जाए, तो इसके अंदर जो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल ड्रग एमिट्रिप्टाइलिन है, ये माइग्रेन हेडिक पेन जो है उसको भी प्रिवेंट करती है, और ये क्रोनिक पेन सिम्टम्स के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है, जैसे कि न्यूरोपैथिक पेन होती है।
उसके बाद अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये वेल अब्जॉर्ब होती है ओरली, अगर हम इस ड्रग को देते हैं टेबलेट की फॉर्म में, सोल्यूशन की फॉर्म में, तो ये वेल अब्जॉर्ब होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इस ड्रग का बहुत ज़्यादा है। बच्चों, जिस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। सिर्फ एक बायो अवेलेबिलिटी आईवी सॉल्यूशंस की 100% होती है। ओरली या एक्सट्रावेस्कुलर रूट से जितनी भी आप ड्रग्स देंगे उनकी बायो अवेलेबिलिटी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से कम होती ही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लीवर से और कॉन्जुगेशन के थ्रू ये मेटाबोलाइज होती है और एक्सक्रीट ये बेसिकली किडनी के थ्रू होती है, ठीक है। एडीआरस की बात करें, अब एडीआरस इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडीआरस में देखें, सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि ये जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है ना, ये नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग्स हैं। जो जितनी भी ड्रग्स नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स की होती है ना, उनकी जो डोज होती है ना, उसकी उनकी डोज को एडजस्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। और आप जब नेक्स्ट ईयर में बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे ना, तो बायोफार्मास्यूटिक्स में आपको पता चलेगा कि नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स के लिए हम डोज को कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो ड्रग्स होती है ना, उनके लिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, उनकी पीक लेवल को, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो है उसके दरमियान जो ड्रग रहती है उसको हम लोगों ने कैसे मेंटेन करना होता है, ये आप लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या है, ये नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग हैं, इस वजह से इनके एडीआरस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमने प्रिकॉशनरी तौर पे इन ड्रग्स को जो है ना, बड़े ही इनकी डोज को प्रॉपर जो है वो मैनेज करके पेशेंट को देना है, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंट देखें, ये सिर्फ रीअपटेक को सिर्फ इनहिबिट नहीं कर रही, ये सिर्फ सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन पे काम नहीं कर रही, इनका पोटेंशियल इफेक्ट जो है वो अदर रिसेप्टर्स पे भी होता है, ठीक है। ये हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स पे भी जाके बाइंड करती है, ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे भी जाके बाइंड करती है। उसके बाद ये जो है अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स पे भी जाके बाइंड करती है। अब इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगी और इनकी एक्टिविटीज को भी अगर ये ब्लॉक करेगी तो इसके डिफरेंट तरह के एडीआरस आ सकते हैं, जो कि इंडिविजुअली हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी। जैसे अगर मस्कुलिनिक रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेगी तो जितने भी मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे जैसे जो है उसके एसिटाइल कोलिन जो है वो अगर उसको ब्लॉक कर रही है, ठीक है, तो उसके जो एडीआरस हैं उसमें ब्लड वीएन काज करवा देगी, ठीक है। उसमें जो है ना वो ड्राई माउथ होना शुरू हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी, साइनस टैकीकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन और क्लियर ग्लूकोमा जो है उसके जो सिम्टम्स है ये आना शुरू हो जाएंगे, उसको एग्रीवेट कर देगी, ठीक है। और अगर हम लोग ओवरडोज इस ड्रग की ओवरडोज हो जाती है तो ओवरडोज होने की वजह से भी क्या है कि कार्डियक कंडक्शन भी इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है स्पेसिफिकली जाके, ये वाली जो ड्रग्स हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में जो ड्रग्स इंक्लूड हैं, तो ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन वाला एडीआर काज करवा सकती हैं, ये डिजीनेस काज करवा सकती हैं और ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवा सकती हैं, ठीक है। और अगर ये हिस्टामिन H1 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर रही हैं तो क्या करती हैं कि ये सिडेशन ज्यादा करवा देती हैं, ठीक है। एक बंदा वो पहले से ही डिप्रेस्ड है, वो पहले से ही एक ऐसी अपनी कंडीशन में है कि उसको नहीं पता कि इर्द गिर्द उसके क्या हो रहा है, हम उसको ड्रग्स दे रहे हैं ताकि वो उसका मूड अच्छा हो जाए, वो मूड स्टेबल उसका हो जाए, उसकी स्लीप साइकिल अच्छी हो जाए, या वो जो है अपनी उसकी उसकी उसमें जो एनर्जी है वो बूस्ट अप हो जाए। लेकिन अगर ये हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स पे भी जाके बाइंड करेंगी कुछ ड्रग्स, तो वो क्या कर देंगी, वो सिडेटिव एक्टिविटीज बहुत ज्यादा दे देंगी। आपने पढ़ा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट अगर ऐसा, जैसे अक्सर हम लोग जो है वो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, जब वो H1 रिसेप्टर्स ब्लॉकेज ड्रग्स लेते हैं ना, जैसे रिजिक्स ले ली, तो उससे सिडेशन होती है, इन ड्रग्स से सिडेशन होती है, पेशेंट को गुनूदगी मतलब उसके ऊपर होना शुरू हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा वो सिडेटिव रहता है, हर टाइम बस नींद आना शुरू होती है उस पेशेंट को। तो आपने ऐसी ड्रग्स का आप लोगों ने ऐसी ड्रग्स चूज करनी है जो कि सिडेशन कम काज करें और पेशेंट के जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं उसको क्या करें, उसको जो है वो ठीक करें, ठीक है। ऐसी ड्रग्स को हमने चूज करना होता है। बाकी हिस्टामीन की, अगर हिस्टामीन रिसेप्टर पे ही जाके ये बाइंड करती है तो वेट गेन वाला भी एडीआर इसी की वजह से आता है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इसके अंदर ये वाला जो एडीआर है ये मिनिमम है, ये इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं वो अदर मेडिकल कंडीशंस जो होती हैं, जैसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ये जो है ज्यादातर मेल्स के अंदर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है वो ज्यादा, ये होता तो नॉन कैंसरस है लेकिन इसका जो साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और वो जो मेल पेशेंट्स होते हैं उनमें ये जो यूटीआईज की जो इन्फेक्शन या सिम्टम्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देता है। तो ये अदर मेडिकल कंडीशंस को भी ये वाली जो ड्रग्स, अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको पहले से ही बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया की कंडीशन है, तो वो अगर वो साथ ही ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी ले रहा है, तो वो जो
उसकी कंडीशन बिनाइन हाइपरप्लेजिया वाली होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, वो ज़्यादा एग्जैबरेट हो जाएगी। उसके बाद एपिलेप्सी भी, अगर पेशेंट, किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है और साथ हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं, तो वो भी जो एपिलेप्टिक सिम्टम्स हैं उसको इंक्रीज कर देगी। अगर उसको मायोक्लोनिक या क्लोनिक जो सीजर्स आ रहे हैं, तो वो सीजर्स आना बंद नहीं होंगे, बल्कि वो और एग्जरबेट होके और ज्यादा जो है ना वो अग्रेसिव होके आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी कॉशन की, तो कहते हैं कि जो पेशेंट्स बाइपोलर डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं ना, अब बेटे बाइपोलर कौन सी कंडीशन होती है? बाइपोलर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट के ना दो मूड्स होते हैं। एक मूड ऐसा होता है कि वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस वाली फेज में होता है, ठीक है, वो एक ऐसी फेज में वो पेशेंट होता है कि वो बहुत खुश रहना शुरू हो जाता है, वो ओवर उसकी जो है ना एक्साइटमेंट्स होना शुरू हो जाती है, ओवर एनर्जी, और वो अपने आप को जो है ना वो एक्सट्रीम एंथुसिज्म वाली फेज में आ जाता है, और वो अपने आप को ही सबसे बेहतर समझता है। और एक टाइम आता है कि वही पेशेंट जो है वो एक एक्सट्रीम डिप्रेसिव फेज में चला जाता है, ठीक है। दो तरह की फेजेस उस पेशेंट पे आती हैं। तो वो जो जब वो डिप्रेसिव फेज में जाता है तो वो लो एनर्जी फील करता है, वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है, वो डिसोसिएट उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स के पेशेंट हैं उसके अंदर इस ड्रग को नहीं देना, क्योंकि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं वो मैनिया की तरफ लेके जाती हैं। क्योंकि देखें, हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दे रहे हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करती हैं, वो नॉर एपिनेफ्रीन और सीरोटोनिन का लेवल क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। मैंने आपको कल बताया था कि मैनिया किस वजह से होती है, मैनिया ओवर प्रोडक्शन ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन और सीरोटोनिन की वजह से होता है। और अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको पहले से ही कोई मैनिया की कंडीशन है, मतलब वो बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, और साथ ही अगर हम फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर, अगर कोई पागल सा डॉक्टर हो और वो डिप्रेशन के उस पेशेंट के डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए साथ ही क्या कर दे, वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे दे, तो क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा नॉरएपिनेफ्रिन ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी, तो वो सिम्टम्स ट्रीट होने की बजाय सिम्टम्स जो है वो एक्सरबेट हो जाएंगे। इस वजह से इन ड्रग्स जो जो पेशेंट जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर्स होता है, उन पेशेंट के अंदर ये वाली ड्रग्स नहीं दी जाती, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। बाकी ड्रग इंटरेक्शन इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपने सिर्फ जो है ना वो नाम याद रखना है कि ड्रग इंटरेक्शन होती हैं किस किस के साथ है, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की जो ड्रग इंटरेक्शन है, या तो वो डायरेक्ट अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ होती हैं, ठीक है, या फिर मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ होती हैं। अगर कोई मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की ड्रग पेशेंट ले रहा है ना, तो साथ ही अगर ये वाली, तो दोनों क्या करती हैं, दोनों ऑब्वियसली बात है नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल को इनडायरेक्टली बॉडी के अंदर ज्यादा करती हैं। तो जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो सिम्टम्स तो ट्रीट हो सकते हैं, लेकिन वो मैनिया की कंडीशन भी आ सकती है। तो ड्रग इंटरेक्शन इस लिहाज से इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स और उसके बाद एथेनॉल, इन चार क्लासेस के साथ इसके ड्रग इंटरेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से कहते हैं कि ये जो ड्रग्स होती हैं, इन ड्रग्स के साथ इसको जो है ना वो नहीं लेना आपने, ठीक है। बाकी बच्चे यहाँ पे हमारी ये दोनों क्लासेस की ड्रग्स जो हैं वो एंड होती हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा इसमें जो है वो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़े, और उसके बाद हमने इसमें जो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पढ़े। पास पेपर के लिहाज से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, पास पेपर के लिहाज से आ जाता है इस पे नोट। उसके बाद इंडिविजुअल ड्रग्स पे भी नोट आ जाता है, जैसे पीयू की अगर हम पास पेपर की बात करें, तो उसमें एमिट्रिप्टाइलिन पे नोट आया हुआ है एक दफ़ा। बच्चों, आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ में कोई मसला है तो आप लोग डीएम करें, मैं अभी आप लोगों के मैसेजेस देखती हूँ।